हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था वो फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार के बारे में पढ़ा था। अभी तक हम जो 6 प्रकार के मूल अधिकार थे उसमें से 2 प्रकार के मूल अधिकार पढ़ चुके हैं। राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। कल पढ़ा था हमने राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार को। आर्टिकल 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अंतर्गत ही आपको राइट टू साइलेंस यानी कि चुप रहने का अधिकार भी है। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसके अंतर्गत ही आता है। विरोध प्रदर्शन करने का भी आपको अधिकार है, लेकिन आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इस पर 8 तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। 8 तरह के प्रतिबंध कौन कौन से हैं? सोवरेनिटी इंटेग्रिटी का मसला यानी कि संप्रभुता अखंडता का मसला। ठीक है, राष्ट्र की सुरक्षा का मसला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायपालिका की अवमानना, विदेशी राष्ट्रों से हमारे संबंध नहीं बिगड़े, ऐसा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, इसके अलावा मोरलिटी, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट फॉर अ ऑफेंस यानी कि अपराध उद्दीपन। आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जिससे कि अपराध को प्रेरणा मिले। ठीक है, अपराध प्रेरित हो। दूसरा पढ़ा था हमने असेंबल विद पीस एंड विदाउट आर्म यानी कि आप लॉफुल असेंबली, शांतिपूर्ण तरीके से लोग एकत्रित हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा पढ़ा था हमने एसोसिएशन या यूनियन यानी कि आपको संगठन बनाने का अधिकार है। संगठन बनाने में आप कंपनी बना सकते हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। इसके अलावा कोऑपरेटिव को भी इसमें ऐड किया गया 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद विचरण, आप पूरे देश में कहीं भी विचरण कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है निवास, आप पूरे देश में कहीं पर भी निवास कर सकते हो। पहले जम्मू कश्मीर वाला पेज था इसमें, लेकिन वो भी अब हट गया है। ठीक है, इसके बाद राइट टू जो प्रॉपर्टी था उसको पहले इसी में शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया। जो अगला आता है वो है लाइवलीहुड यानी कि आजीविका का अधिकार। ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या है? जन सामान्य के हित में आप उस पर क्या लगा सकते हैं? रोक लगा सकते हैं, या किसी चीज़ की क्वालिफिकेशन, जैसे किसी एग्जाम की क्वालिफिकेशन निर्धारित की जाती है वो उसी के लिए की जाती है। ठीक है, और स्टेट चाहे तो किसी भी उद्योग पर अपना कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये बातें हमने आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल 20 के बारे में क्या था? वो है अपराध में दोष सिद्धि से सुरक्षा यानी कि आपने जब कोई क्राइम कर दिया है तो उसके बाद अपराधी को कौन कौन से जो है अधिकार मिले हुए हैं उनके बारे में बात की थी। वो क्या है? जिस समय आपने अपराध किया है उसके तहत जो कानून है उसी के अनुसार आपको सज़ा मिलेगी। भविष्य में अगर कानून में कोई चेंज होता है तो वह एप्लीकेबल नहीं होगा। ये केवल क्रिमिनल केसेस में है, सिविल केसेस में ये अप्लाई नहीं होगा। एक अपराध के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। ठीक है, तीसरा है आपको स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन खून के नमूने आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा साइन भी इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है कि बिना प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना आपको लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। अब ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से लिया है। ये नैरो कंसेप्ट है। इसमें जो है न्यायपालिका केवल कार्यपालिका के एक्शन को रिव्यू कर सकती है, विधायिका के एक्शन को रिव्यू नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि वो ये नहीं देखेगी कानून कैसा है, वो ये देखेगी कि कानून के अनुसार काम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद है AK गोपालन केस में यही व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसके बाद केस आता है मेनका गांधी केस। उसमें उसने इसकी डेफिनेशन चेंज करके इसको विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इसमें शामिल कर लिया। ये एक वाइड डेफिनेशन है जो हमने USA से ली है। इसमें विधायिका के कार्य को भी न्यायपालिका रिव्यू करेगी। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के कार्य को रिव्यू करेगी विधि की सम्यक प्रक्रिया में। अभी तक जो सबसे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हुआ है वो किसका हुआ है? आर्टिकल 21 का हुआ है। मैरिज भी इसका अंतर्गत आता है। इसमें राइट टू डेथ शामिल नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी जो पैसिव इच्छा मृत्यु है उसको अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये भी इसी में शामिल है। शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A में ऐड कर दिया गया। ठीक है, मोहिनी जैन केस के बाद। इसके बाद आर्टिकल 22 जो है कुछ दशाओं में हमें अरेस्ट और डिटेंशन से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये बताता है कि आपको जब भी गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। दूसरा, आप अपने हिसाब के लॉयर से एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। किनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है? शत्रु देश के नागरिक, जिनसे हमारा युद्ध चल रहा है वे वाले नागरिक। ठीक है, इसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी कि निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। निवारक निरोध क्या होता है? जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति क्राइम करने वाला है तो आप पहले से ही उसको क्या कर लोगे? कैद कर लोगे। ठीक है, उसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है,
अब प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों को भी कुछ अधिकार मिले हुए हैं कि उन्हें 3 महीने से ज़्यादा आप कैद करके नहीं रख सकते। अगर 3 महीने से ज़्यादा कैद करके रखोगे तो फिर हाई कोर्ट के एक बोर्ड होगा, हाई कोर्ट के जजेज का एक एडवाइजरी बोर्ड होगा, उसके अप्रूवल के बाद ही आप 3 महीने से ज़्यादा उन्हें डिटेन कर सकते हो। अब फिर इसमें आगे क्या है कि उनको भी आप गिरफ्तारी का कारण बताओगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में सही नहीं है तो गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल हमने 19 से लेकर 22 तक पढ़ चुके हैं। आज हम अगला जो हमारा पढ़ेंगे वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 आर्टिकल शामिल है, एक तो है आर्टिकल 23 और एक है आर्टिकल 24। ठीक है, 2 आर्टिकल शामिल है इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 ये कहता है कि आप किसी से जो है फोर्स्ड लेबर यानी कि जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। फोर्स्ड लेबर जिसको हम कहते हैं बंधुआ मजदूरी। ठीक है, आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है। जैसे कि जब भी वोटिंग आती है तो लोगों की जो नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी वालों की जो नौकरी लगती है वोट की, उसमें उनकी इच्छा काम नहीं करती, लेकिन वो फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, एक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, ट्रैफिकिंग का मतलब जानते हो आप? ट्रैफिकिंग का मतलब है जैसे कि एक जगह से आप दूसरी जगह ले जा रहे हो, उनसे फिर ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो, वो वाला ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी ह्यूमन का क्या कर रहे हो आप? ट्रैफिकिंग कर रहे हो, तो वो आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जैसे कि यहाँ की लड़कियों को आप सऊदी ले जाके फिर वहाँ काम करवा रहे हो, वो वाला ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो 2 चीज़ें इसमें, आप फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते और दूसरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, जो प्रोस्टिट्यूशन वाला काम है वो भी इसके अंतर्गत ही आ रहा है, क्योंकि वो भी एक तरह से फोर्स्ड लेबर ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसमें आती है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 24 है बच्चों के बारे में कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक काम यानी कि खतरनाक कारखानों में काम नहीं करवा सकते। जैसे कि फटाखा फैक्ट्री हो गया या फिर कोई भी हानिकारक केमिकल्स वगैरह की फैक्ट्री होगी, उनमें 14 साल से बच्चों की उम्र को आप काम नहीं करवा सकते। ठीक है, फिर इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी गई कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप कोई सा भी काम नहीं करवा सकते, केवल वो घर में हेल्प करवा सकते हैं, बाकी कोई सा भी काम आप उससे नहीं करवा सकते। ठीक है, यहाँ तो है खतरनाक उद्योग कारखाने। यहाँ है ठीक है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप कोई भी काम नहीं करवा सकते, केवल वो घर में सहायता दे। जैसे घर को किसी की किराने की दुकान है तो थोड़ी देर उसमें बच्चा बैठ गया तो वो उसमें नहीं आएगा। ठीक है, बाकी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप कोई भी काम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो 14 साल से खतरनाक पहले तो ये था कि केवल खतरनाक उद्योगों में ही काम नहीं करवा सकते, बाद में ये निकला कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप कोई भी काम नहीं करवा सकते, केवल घर में मदद कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि एक अपन ने RTE एक्ट पढ़ा था, RTE एक्ट। ठीक है, राइट टू एजुकेशन 21A में शामिल कर दिया मूल अधिकार। 2009 में एक एक्ट लाया गया RTE एक्ट, यानी कि शिक्षा का अधिकार। सभी बच्चों को क्या है? शिक्षा का अधिकार, और वो है 6 से 14 साल के बच्चों को। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को। अब वो घर में दुकान में बैठेगा तो वो स्कूल के आवर्स के बाद ही बैठेगा। ठीक है, यूँ नहीं है कि भाई स्कूल की छुट्टी करके घर की दुकान में बैठा है। ठीक है, तो ये चीज़ अलाउ नहीं है। तो इसमें 2 ही बातें हैं, 2 आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध अधिकार में, 23 और 24। 23 में क्या है? फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते, यानी कि बंधुआ मजदूरी। ठीक है, किसी को पैसे दे दिए और फिर
आप उसका पूरा ऋण चूक गया, लेकिन फिर भी आप उससे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझ गए। यहाँ से जैसे सऊदी ले जाकर वहाँ ज़बरदस्ती काम वाम करवाया जा रहा है या उन्हें प्रोस्टिट्यूशन करवाया जा रहा है, ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत। आर्टिकल 24 में है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक कारखानों में काम नहीं करवा सकते, जैसे पटाखा फैक्ट्री वगैरह। बाद में इसमें एक और चीज़ ऐड की गई कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप कोई भी काम नहीं करवा सकते, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ रिलीफ मिली हुई है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकता है वो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि अंतःकरण ये व्यक्तिगत अधिकार है, यानी कि पर्सनल अधिकार है, यानी कि मेरा अधिकार, मेरा अधिकार, आपका अधिकार, किसी का भी अधिकार, एक पर्टिकुलर एक आदमी का अधिकार, ठीक है। उसमें क्या है, अंतःकरण, जो भी आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आए आप उसी धर्म को मान सकते हो, ठीक है। उसको अंतःकरण, जो भी आपके अंदर से आवाज़ आए उसको क्या कर सकते हो आप, मान, अबाध रूप से मान, आपको कोई भी फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। उसके अनुसार आचरण कर सकते हो आप और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो, लेकिन आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किसी का भी नहीं कर सकते, ये कानूनन अपराध है, ठीक है। लेकिन कुछ अवस्थाओं में इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे पब्लिक ऑर्डर यानी कि लोक व्यवस्था बिगड़े, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ बिगड़े या स्वास्थ्य बिगड़े, ठीक है। जैसे कोरोना के टाइम में जो है वहाँ पर बहुत सारे लोग जमात के सदस्य वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, ठीक है। तो वो क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन था, हेल्थ के लिए खतरनाक था, इस वजह से गवर्नमेंट ने उसको पाबंद किया था, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर, जैसे कि आप मेन सड़क पर क्या कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो या फिर भंडारा वंडारा कर रहे हो, तो वो भी क्या है, एक तरीके से उससे लोक व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है, तो गवर्नमेंट इस पर क्या लगा सकती है, पाबंदी लगा सकती है। दूसरा आता है आर्टिकल 26, जो कि सामूहिक अधिकार, कोई ग्रुप ऑफ पीपुल के सामूहिक अधिकार की बात करता है, ठीक है। जैसे कि हिंदू धर्म के कुछ लोगों का अधिकार, वो क्या कर सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं, जैसे कथा होगी, सप्ताजी होगी, कुछ भी। इसके अलावा क्या है, वो चल संपत्ति का भी क्या कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 27 से कहता है कि किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए टैक्सेशन वैक्सेशन नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि पुराने टाइम पर क्या होता है, मुगल काल में जैसे कि जाजिया कर लगाया जाता था गैर मुस्लिमों पर, ठीक है। तो वो क्या है, मुस्लिम धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरे धर्म को काउंटर करने के लिए लगाया जाता था। आर्टिकल 28 से बताता है हमें कि गवर्नमेंट का जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त या गवर्नमेंट से एडेड कोई है, यानी कि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत फंड वंड देती है या गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, अगर वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो उस धार्मिक शिक्षा में, उस धार्मिक कालांशों में आपको उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं किसी स्कूल में पढ़ता हूँ, अगर वहाँ पर मुझे कोई धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो मैं उसमें उपस्थित होने के लिए मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता, मेरी मर्जी है कि मैं वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, ठीक है। तो ये है हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो आर्टिकल 25 हमने पढ़ा है, इसमें एक बात और है, इसमें ये बात है कि कोई भी चीज़ धर्म का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है। बहुत से लोग, जैसे गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है तो वो कहता है कि हमारा राइट टू, ये तो क्या है, हमारा राइट टू रिलीजन है, ठीक है, धर्म का अधिकार है, क्योंकि धर्म का अधिकार एक मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार क्या है, पावरफुल अधिकार होते हैं। तो कोई भी चीज़ है जो वो हमारा क्या है, धर्म का अधिकार है। लेकिन गवर्नमेंट ये देखेगी या न्यायपालिका ये देखेगी कि वो प्रैक्टिस उस धर्म का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है। इंटीग्रल पार्ट है यानी कि उस धर्म विशेष में उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। जैसे कि बकरीद, जो बकरीद होती है मुस्लिमों की, उसमें काउ स्लॉटर यानी कि गायों की हत्या का एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो बकरीद के मौके पर जो है काऊ को स्लॉटर करना यानी कि गायों की हत्या करना, क्या है, ये मुस्लिम धर्म का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। इसलिए क्या चीज़ है, गलत है, ठीक है। आप काऊ स्लॉटर नहीं कर सकते, बकरीद पर बकरा ही अलाउ है, ठीक है। काऊ स्लॉटर आप नहीं कर सकते, ये धर्म का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये है हमारा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, ठीक है। देखो ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम हो गया आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28। तो आज हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, एक तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, और एक रिलीजियस फ्रीडम यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28।
अब हम पढ़ेंगे माइनॉरिटी के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यकों के अधिकार, माइनॉरिटी। सबसे पहले तो हमारे संविधान में ये मेंशन नहीं किया गया है कि माइनॉरिटी कौन है, ठीक है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे कि अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है, वैसे ही माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक कौन होंगे उनको भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। हमारे संविधान में मेंशन नहीं किया गया है भाई माइनॉरिटी कौन होंगे, ठीक है। ये गवर्नमेंट अलग अलग कानूनों के द्वारा या अलग अलग हिसाब से माइनॉरिटी डिसाइड करती है, लेकिन हमारे संविधान में माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। इनसे रिलेटेड दो तरह के आर्टिकल हैं, एक तो है आर्टिकल 29 और एक है आर्टिकल 30, ठीक है। आर्टिकल 29 क्या कहते हैं कि माइनॉरिटी को अपनी भाषा, लिपि और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। कल्चर यानी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, ठीक है। समझ में आ गया कि आर्टिकल 29 में तो क्या है कि माइनॉरिटी को अपनी भाषा, लिपि और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का क्या है, अधिकार है, ठीक है। भाषा, लिपि, भाषा का मतलब जैसे हिंदी, लिपि का मतलब जैसे देवनागरी, ठीक है। कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है माइनॉरिटी को। स्टार्टिंग में तो ये था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यह अधिकार किसको, मेजोरिटी को भी प्राप्त है। केवल माइनॉरिटी को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, मेजोरिटी को भी ये अधिकार क्या है, प्राप्त है, ठीक है। बहुसंख्यक को भी अपनी भाषा, लिपि और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, ठीक है। अब इस चीज को करने के लिए क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसका मैनेजमेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ये संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि ये तो क्या है, भाषा, लिपि और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में ये कहा कि ये माइनॉरिटी के नहीं, मेजोरिटी के लिए भी ये अधिकार लागू है, ठीक है। ये केवल माइनॉरिटी के लिए कि माइनॉरिटी अपनी भाषा, लिपि और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। जैसे कि किसी भाषा के बहुत कम लोग रह गए, ठीक है, तो उस भाषा को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन, कोई स्कूल बना दिया या कॉलेज बना दिया, ठीक है, तो उसकी स्थापना कर सकते हैं और उसका मैनेजमेंट भी देख सकते हैं। उसका मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, वो खुद का मैनेजमेंट खुद ही देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि गवर्नमेंट क्वालिटी के लिए, भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी सस्टेन हो, उसके लिए गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल है अल्पसंख्यकों के एजुकेशन रिलेटेड राइट, ठीक है। पहला तो क्या है 29, भाषा, लिपि और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार मेजोरिटी को भी मिला हुआ है। फिर इसके लिए वो अपनी कोई इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर सकते हैं और उसका मैनेजमेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 29 और ये है आर्टिकल 30, ये है अल्पसंख्यकों के अधिकार। आपसे पूछ ले क्या अल्पसंख्यक डिफाइन है कि नहीं है संविधान में, तो अल्पसंख्यक वर्ड डिफाइन नहीं है, ठीक है। अल्पसंख्यकों को जो है परिभाषित नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक कौन है, ठीक है। तो लिखो, ठीक है। तो ये है अल्पसंख्यकों के अधिकार, इसका नाम है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है। आर्टिकल 29 मेजोरिटी को भी प्राप्त है, पहले इसमें माइनॉरिटी को ही शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसमें मेजोरिटी भी शामिल कर दी है। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और उनका मैनेजमेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट क्वालिटी इंश्योर करने के लिए इनके मामलों में इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। अब अखबार पढ़ना और इनको डेली मिलाना कि कौन सा आर्टिकल कहाँ बैठता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है। इसको कहाँ पर रख दिया गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाकर कहाँ रख दिया, 300A में, ठीक है।
यानी कि ये क्या है, अब हमारा मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार क्या नहीं रहा, हमारा मूल अधिकार नहीं रहा, ये क्या हो गया, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है केवल। ठीक है, अब इसके 3 भाग है आर्टिकल 31 के। आर्टिकल 31, आर्टिकल 31A। ठीक है, पहले क्या था, ये हमारा मूल अधिकार था। ठीक है, तो हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी जो मेन अर्थव्यवस्था थी वो किस पर टिकी हुई थी, कृषि पर टिकी हुई थी। ठीक है, और जो है हमारे यहाँ कुछ जमींदार थे जिनके पास 10-10 हज़ार बीघा, 1-1 लाख बीघा तक ज़मीन थी। ठीक है, तो उस ज़मीन को डिवाइड करने के लिए भाई जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी एक फिक्स सीलिंग रखी गई, भाई किसी के पास 100 बीघा से ज़्यादा ज़मीन नहीं होना चाहिए, बाकी ज़्यादा जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको डिवाइड करने के लिए। लेकिन वो उसके अधिकार में कौन सा अधिकार आड़े आ रहा था, राइट टू प्रॉपर्टी। जमींदार लोग कहाँ चल जाते थे, सुप्रीम कोर्ट चल जाते थे। तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा 31A ऐड किया गया। इसमें क्या कहा गया कि समाज कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी का अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। समाज कल्याण के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी का अधिग्रहण कर सकती है। हालांकि ये तो अब तो संवैधानिक अधिकार हो गया, मूल अधिकार नहीं रहा। ठीक है, पहले क्या हुआ था, जैसे खेत में रोड निकलना है, सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए, भाई हमारे प्रॉपर्टी के अधिकार का वायोलेशन है। लेकिन जैसे ये क्लोज ऐड किया गया कि भाई सोशल वेलफेयर के लिए, रोड किसके लिए बन रहा है, सोशल वेलफेयर के लिए बन रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी का अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, पहले संविधान संशोधन के द्वारा ये ऐड किया गया। एक और चीज ऐड की गई इसमें, शेड्यूल 9 पढ़ चुके हम, शेड्यूल 9 अनुसूची 9। ठीक है, अनुसूची 9 में क्या है कि गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाकर अगर नवी अनुसूची में डाल देती है तो फिर उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। ठीक है, वैसे तो हर कानून का क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कानून कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि भाई कानून जो है वो संविधान के अनुसार है कि नहीं है। अगर संविधान के अनुसार होगा तो उसको ओके कर देगी, नहीं तो उसको वहीं पर खारिज कर देगी। ठीक है, लेकिन नवी अनुसूची में डालने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास ये स्कोप खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको, इन कानूनों को कहाँ डाला जाता था, शेड्यूल 9 में। ठीक है, इन कानूनों का जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझ गए कि न्यायपालिका ये देखेगी कि कानून सही है या नहीं है, संविधान के अनुसार है या नहीं है। जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, ये प्रोविजन, ये भी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। और इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था 2020 में कि शेड्यूल 9 के समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू साहब थे। ठीक है, इन कानूनों का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन एक केस देखा था हमने, कोहिलोवाद देखा था, कोहिलो केस, जब हम अनुसूचियां पढ़ रहे थे 2007 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है, मूल ढांचा, मूल अधिकार के तुरंत बाद पूरा कंसेप्ट देखेंगे कैसा मूल ढांचा इवॉल्व हुआ, कौन कौन सी चीजें मूल ढांचे में शामिल है। मूल ढांचे का मतलब है बेसिक सी नींव, नींव मान लो या पिलर मान लो। ठीक है, जैसे कि ये पिलर कि आप मकान अपनी मर्जी से जैसा चाहे जैसा बना दो, तोड़ दो, फोड़ दो, 4 मंजिल बना दो, 5 मंजिल बना दो, लेकिन जो ये पिलर है चेंज नहीं होना चाहिए। और यही पिलर क्या है, संविधान का मूल ढांचा, यानी कि जो बेसिक सी फीचर है, कुछ फीचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। चाहे आप कुछ भी करो, संविधान में चेंज करना चाहते हो करो, लेकिन ये जो पिलर है ये चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फिर संसद ने पूछा कि भाई ये पिलर कौन कौन से हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टाइम आने पर हम अपने हिसाब से बताएंगे ये पिलर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कोयलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक डेट ध्यान रखना, 24 अप्रैल 1973, कि भाई इसके पहले जो भी कानून बना के आपने नवी अनुसूची में डाल दिए उनका तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन इसके तुरंत बाद के जो भी कानून है उन सबका जुडिशियल रिव्यू होगा, क्योंकि इसी दिन बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया था, मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो इसी दिन आया था। ठीक है, तो पहले के कानूनों का तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन बाद के कानूनों का जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, समझ गए। पहले 31 हटाकर कहाँ डाल दिया, 300A में, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है,
जो इसमें पहला क्लोज ऐड किया गया उसमें क्या कहा गया कि सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी को जो है अधिग्रहण कर सकती है ताकि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जा सके। ठीक है, नवी अनुसूची में क्या है, कोई भी कानून गवर्नमेंट में बना के नवी अनुसूची में डाल दिया तो फिर उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन कोई लोग केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 24 अप्रैल 1973 के पहले का तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन इसके बाद जो भी कानून आप नवी अनुसूची में डालोगे उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, इसमें एक और पार्ट है सी, इसमें एक और पार्ट कौन सा है, सी। वो सी आपको अभी समझ में नहीं आएगा, वो सी समझ में आएगा जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे, यानी कि नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें दो नीति निर्देशक तत्वों की बात होगी, 39B और 39C की। ठीक है, मैं समझा देता हूँ एक बार, आपको थोड़ी जगह छोड़ देना, जब हम दोनों डीपीएसपी पढ़ लेंगे तो उसके बाद लिखना। ठीक है, ये क्या कहता है, सी वाला भाग ये ऐड किया गया था 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 25वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था। 39B डीपीएसपी क्या है और 39C डीपीएसपी क्या है। 39B डीपीएसपी ये कहता है कि जो भौतिक संसाधन है उनका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। ठीक है, जो भी भौतिक संसाधन हमारे पास है उनका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, यूं नहीं है एक ही आदमी के पास सारे रिसोर्सेज हो। ठीक है, 39C ये कहता है कि धन और उत्पादन का अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन का मतलब है जैसे कि अंबानी के पास है सारी संपत्ति चली जाए, किसी और के पास कुछ बचे ही नहीं, तो ऐसा संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कॉन्सेंट्रेशन होता है तो फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। अब जैसे पहले तो क्या था, प्रॉपर्टी का मामला फंडामेंटल राइट था, मुकेश अंबानी के पास सारी प्रॉपर्टी है तो है, जैसे हमने देखा था कि बहुत सारे जमींदारों के पास 1-1 लाख बीघा जमीन भी थी। तो इन डीपीएसपी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, ताकि जो धन एवं उत्पादन का अहितकारी संकेंद्रण नहीं हो, भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो, इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाती है और उससे आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, ठीक है, गरीबों के हित में कानून बना दिया तो अमीरों के हित का वायलेशन। ठीक है, आर्टिकल 19 फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अगर वायलेशन होता है, और आर्टिकल 31 जो हमने पढ़ा राइट टू प्रॉपर्टी, अगर इनका वायलेशन होगा तो वो भी वैलिड होगा। ठीक है, अगर इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए संसद कोई कानून बनाती है और उनसे इन मूल अधिकारों का वायलेशन होता है तो वो भी क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, समझ में आया, ये है हमारा 31 भाग सी। ठीक है, अब 39B क्या है, भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। 39C क्या है, धन और उत्पादन का अहितकारी संकेंद्रण, यानी कि एक ही आदमी के पास सारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है और उनसे आर्टिकल 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है, 31 राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन होता है, 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन होता है। पहले इसमें आपको पता है संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लाइवलीहुड का अधिकार भी इसी में शामिल था, अगर इसका वायलेशन होता है तो वो भी वैलिड होगा। ठीक है, यूँ नहीं आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ये क्लियरली मेंशन है किसमें, 31C में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया, तो 25 संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। फिर हम इसके बाद जब बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि इसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी व्याख्या देगी, क्योंकि भाई जब ये संविधान संशोधन किया गया तो इनसे फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन जब भी होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे लोग, फिर सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 31 समझ में आया, राइट टू प्रॉपर्टी पहले मूल अधिकार था, अब इसको हटाकर क्या बना दिया गया, एक संवैधानिक अधिकार, ताकि ऐसे पेच बार बार में नहीं फंसे, इसलिए इसको अब कहाँ बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया, मूल अधिकार से हटाकर। ठीक है, ये 3 बातें थी इसमें, 2 तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई और जो सी भाग है इसका वो 25 संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। ठीक है, लिखो ठीक है, हो गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले मूल अधिकार था, 44 संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाकर अब क्या बना दिया गया, केवल संवैधानिक अधिकार, ये मूल अधिकार नहीं रहा हमारा। शेड्यूल 9 कौन से भाग में है, तो 31B में है। ठीक है, इसको पहले संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। अब आर्टिकल 32 जो कि है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको एक अलग से क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे का पेज छोड़ देना, इसके बाद 32 जो 33, 34, 35 है वो आज पढ़ लेंगे, जिसमें हमारा मूल अधिकार पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2-3 पेज, 2-3 पेज छोड़ देना।
आर्टिकल 33। अब ये मूल अधिकार जो है सबको मिले हुए हैं, ठीक है, सभी नागरिकों को मूल अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन संसद जो है वो पुलिस, इंटेलिजेंस, सुरक्षा बलों, इनके मूल अधिकार में क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है। ठीक है, इनके मूल अधिकार में क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है। पुलिस, इंटेलिजेंस, सुरक्षा बल, जो भी ऐसे थोड़े सेंसिटिव लोग हैं उनके संवैधानिक अधिकारों में क्या कर सकती है, मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। ये कटौती कौन करेगी, संसद करेगी। ठीक है, आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 क्या कहता है, आर्टिकल 34 ये कहता है कि जहां पर सेना का शासन लागू हो, जैसे जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं बहुत सी बार लागू होता है सेना का शासन, तो मार्शल लॉ कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मार्शल लॉ। अगर मार्शल लॉ लगता है तो फिर वहाँ के जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके हाथ में आ जाता है, सेना के हाथ में आ जाता है। तो जहाँ पर मार्शल जो है कानून लगा हुआ है, वहाँ के जो भी नागरिक है, सपोज करो जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है, वहाँ के नागरिकों के भी फंडामेंटल राइट में क्या करी जा सकती है, कटौती करी जा सकती है। ठीक है, मार्शल लॉ वाले क्षेत्रों के नागरिकों के कटौती की जा सकती है। ठीक है, समझ में आ गया कि ये तो क्या है, पुलिस, इंटेलिजेंस, सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। ये है कि जहाँ पर सेना का शासन हो, यानी कि मार्शल लॉ जहाँ पर लगाया जाता है, फिर वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेना के हाथ में आ जाता है, और वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ के मूल अधिकारों में क्या करी जा सकती है, कटौती की जा सकती है। यानी कि जो भी हमने मूल अधिकार पढ़े हैं वो उन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो लॉफुल असेंबली है, वो ऐसे इकट्ठा नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे ये चलाएंगे वैसे ही चलना पड़ेगा, उनके मूल अधिकार में कटौती की जा सकती है। आर्टिकल 35 बताता है संसद के बारे में। किसके बारे में बताता है, ये संसद के बारे में बताता है कि ये सारी जो भी कटौतियां करेगी ये कौन करेगी, संसद करेगी, या संसद का मूल अधिकार पर क्या अधिकार क्या स्टैंड है, वो सब के बारे में कहाँ बताया है, आर्टिकल 35 के बारे में बताया है। काम का नहीं है, ठीक है, हमने ये केवल ये समझ लिया, काम के वही है 19 से 21 है, जो 14 से 18 देखे थे वो काम के। ठीक है, तो आर्टिकल 35 में संसद के बारे में बताया गया। इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A ये किसके बारे में है, जम्मू कश्मीर के बारे में। किसके बारे में, ये जम्मू कश्मीर के बारे में। ये जो जब भी हमने बात की थी कि जब भी कोई चीज़ ऐड करनी होगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन ये आर्टिकल जब ऐड किया गया था तो इसके लिए संविधान में संशोधन नहीं किया गया, केवल सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही इस आर्टिकल को ऐड कर दिया गया था। ये आर्टिकल क्या बताता है, ये आर्टिकल बताता है कि जम्मू कश्मीर के जो स्थायी नागरिक होंगे, परमानेंट जो रेजिडेंट होंगे वो कौन होंगे, क्योंकि पहले स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता था जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ। ठीक है, तो इसमें उनके परमानेंट नागरिकों को, हालांकि अब ये तो हट गया। ठीक है, जैसे 370 इनऑपरेटिव हुआ वैसे ये क्या हो गया, इररिलेवेंट हो गया 35 से। पहले यहाँ जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकों को परिभाषित करता है, स्थायी नागरिक, परमानेंट रेजिडेंट के अधिकार। भाई इनको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, यहाँ के स्थायी नागरिक कौन कौन होंगे जम्मू कश्मीर के। इसमें यह भी था कि अगर जैसे जम्मू कश्मीर की महिला किसी बाहरी राज्य से के व्यक्ति से शादी करती है तो फिर उसका ये अधिकार छिन जाता था। ठीक है, ये सब चीज़ें किसमें लिखी हुई है, 35A में। हालांकि ये अब काम का नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमारा 33, 34, 35 लिखो इनका। इसके बाद हम देखेंगे कि इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट पर क्या इम्पैक्ट होता है, उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, लिखो इसको। स्टेटमेंट ना चेंज करे है ना, बार बार चेंज करे है ना, वो काम ही, सॉरी हमसे गलती होगी। अब ये लो, ये हमारा नया। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 33, 34 और 35। आगे जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे तब और ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि जुडिशरी और लेजिस्लेचर यानी कि संसद और कार्यपालिका में हमेशा क्या चलता रहता है, टकराव चलता रहता है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देगी, जो विधायिका है वो अलग से संविधान संशोधन कर देगी तुरंत।
तो ये टसल जो है दोनों के बीच में चलता रहता है। अब हम दो आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। ये बताते हैं कि जब ये आर्टिकल अप्लाई होंगे तो मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। किस बारे में ये दोनों आर्टिकल, ये इमरजेंसी के बारे में, यानी कि आपातकाल के बारे में, कि जब भी आपातकाल लगेगा तो मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। आर्टिकल 358 ये बताता है हमें कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, आगे हम पढ़ेंगे कि इमरजेंसी कैसे लगता है, क्या प्रोसेसिंग रहती है। अभी सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल 3 कारणों से लगता है। या तो युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, ठीक है, या तो युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, या फिर बाहरी आक्रमण, हमारे देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, इसके अलावा आर्म्ड रिबेल, यानी कि देश में बहुत ज़्यादा अशांति पैदा हो जाए। तो इन तीनों कंडीशन में क्या लग सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही लगेगा तो जो हमने आर्टिकल 19 पढ़ा है वो अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल 358, आर्टिकल 19 तुरंत सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 359 कहता है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो नोटिफिकेशन जारी करके और जो भी वो मूल अधिकारों को खंडित करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। जिन भी मूल अधिकारों को कर सकता है कि सारे के सारे 19 तो भाई अपने आप ही सस्पेंड हो जाएगा, 19 के अलावा जो भी है वो प्रेसिडेंट साहब सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, एक लेटर वेटर निकाल के। तो ये दोनों है 358 और 359। देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल वर्सेज मूल अधिकार। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 3 कारणों से लगता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और आर्म्ड रिबेल, यानी कि सशस्त्र विद्रोह, कि देश में कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया, जैसे नक्सलियों ने कब्जा कर लिया वो वगैरह, आर्म्ड रिबेल। अब पहले ये आर्म्ड रिबेल नहीं था इसका नाम, इसका नाम था आंतरिक अशांति, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था, आंतरिक अशांति, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस शब्द को ऐड किया गया, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। पहले क्या था, आंतरिक अशांति। अब गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी चीज़ को अशांति घोषित कर सकती है, ठीक है। कोई जैसे अपोजिशन पार्टी ज़्यादा कर रही है कुछ उसके गवर्नमेंट के आगे, तो वो कहते हैं कि आंतरिक अशांति, आपातकाल लगा देंगे हम। जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था वो उसी आंतरिक अशांति के खिलाफ लगाया था, ठीक है। तो उसी के बाद में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये शब्द जोड़ा था, आर्म्ड रिबेल, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह होगा तभी इमरजेंसी लगेगी, ठीक है। तो इसमें 2 आर्टिकल पढ़ेंगे हम, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। 358 और आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 ये कहता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या होगा, अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर इसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा चेंज किया गया। क्या जोड़ा गया इसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि अगर इसके कारण से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगता है, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। समझ गए? पहले तो क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 358 में कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा, ठीक है, इनऑपरेटिव हो जाएगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में ये कहा कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल अगर इन दोनों के कारण लगता है तब तो सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन अगर इस कारण से लगता है तो फिर सस्पेंड नहीं होगा। ये किसके तहत जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 359 क्या कहता है, आर्टिकल 359 ये कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 19 तो सस्पेंड हो ही गया, बाकी प्रेसिडेंट साहब जो है वह नोटिफिकेशन जारी करके और मूल अधिकारों को भी सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। उनकी मर्जी पड़े तो 2 करे, 4 करे, और चाहे तो पूरे ही कर दे, ठीक है। प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी कर अन्य मूल अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। अन्य मूल अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है। अब ये दोनों क्या है,
एक्स्ट्रा पावर देती है गवर्नमेंट को, ठीक है, ताकि मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सके, ठीक है। इमरजेंसी लगाने की पावर गवर्नमेंट के हाथ में, तो दोनों को सस्पेंड किया जा सके, इसलिए आर्टिकल 358 और 59। इसमें तो थोड़ा चेंज किसके थ्रू कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन कि अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है तो 19 सस्पेंड नहीं होगा। इसमें भी ऐसे ही 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि चाहे कुछ भी होगा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो 2 आर्टिकल है इनके अलावा और सारे आर्टिकल क्या हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं, ठीक है। 20 और 21 राइट टू लाइफ के बारे में और 20 अपराध में 2 सिद्धि से संरक्षण, ठीक है। कौन कौन से संरक्षण मिले हुए हैं, जनरली ये सब क्या आते हैं, पहले पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए थे, इसीलिए आर्टिकल 20 को इसमें ऐड किया गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में बहुत सारे जो भी अपोजिशन के थे उनको भर के जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। समझ में आए दोनों आर्टिकल 358 और 359। 358 तो ये कहता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी जो 19 से सस्पेंड हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि आर्म्ड रिबेल के कारण यानी कि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। 359 ये कहता है कि क्या नाम से प्रेसिडेंट साहब नोटिफिकेशन जारी करके अन्य मूल अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं, चाहे तो सारों को ही कर सकते हैं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में ये कहा कि भाई 20 और 21 तो किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं होंगे, यानी कि ये कैसे परमानेंट है 20 और 21। तो ये है हमारे आज की क्लास। कल की क्लास में हम जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखेंगे। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर की बात भी कल करेंगे, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। बस इसको